हेलो दोस्तों। चलो मैं आपको एक जो अभी रिसेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चल रहा है दिल्ली में, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं आज तक अपनी लाइफ में कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट या कोई भी ऐसा जो सोशल गैदरिंग है उसमें कभी भी मैं शामिल नहीं हुआ था। तो ये मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था जो आई वॉज गोन देयर एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब इट कि क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, क्या मांग है, क्या है, इन लोगों का मैटर क्या है। तो आई वॉज गोन देयर इन द लास्ट फ्राइडे सैटरडे, जो 19 तारीख को था, 19th ऑफ जुलाई। तो मैं ऐसे रैंडमली गया वहाँ पे टू सी कि क्या हो रहा है। तो वहाँ गया तो जंतर मंतर पे 19 तारीख को जब मैं वहाँ गया तो मेट्रो से उतरते ही मुझे मेट्रो स्टेशन से लेके लगभग 100 मीटर की दूरी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा, मेट्रो स्टेशन से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ मेरे को वहाँ पे लास्ट तक मिला। मैं जहाँ तक वो मेन क्राउड था, जहाँ पे जंतर मंतर का मेन प्लेस था। तो जंतर मंतर पर जाने के साथ ही वहाँ पे मेरे को मिले भाई अभिजीत दीप के, जो वहाँ पे स्टेज पे थे। सोनम वांगचुक को तो वो शायद एक दिन पहले ही इन लोगों ने वहाँ से उठा लिया था। और ये 18 तारीख का बात है मेरे ख्याल से, हाँ 18 या 17 को जो भी हुआ था, 17th या 18th को इन लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने उनको मॉर्निंग में डिटेन कर लिया था वहाँ से, जंतर मंतर के हंगर स्ट्राइक प्लेस से। तो वहाँ पे मेन जो थे वो विजय दीप के थे, जो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं कुछ न्यूज़ चैनल को फॉलो करता हूँ। उन भाई साहब पत्रकार को, यूट्यूबर हैं, उनको मैंने देखा। तो वो अपना, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो भी अपना जनता से, पब्लिक से ओपिनियन ले रहे थे, अलग अलग बाइट दे रहे थे लोग। तो सडनली आई हैव स्टार्ट ऑब्जर्विंग, क्या अब काफ़ी इंथुजियाज़म था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरे लिए ये चीज़। मैं कोई भी पब्लिक इवेंट में आज तक अपने लाइफ में अपीयर नहीं हुआ था। तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि वहाँ पे 4 लोग, मोटा मोटी 5 लोग जो है इसके बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है जी। एक तो था आपको अभिजीत दीप के, कॉकरोच जनता पार्टी वाले। एक सोनम वांगचुक। एक एक तो हो गए आपको ये दो। तीसरे हो गए आपको स्टूडेंट या गार्जियन, जो, या ऐसे कर सकते हो कि उस प्रोटेस्ट में, उस पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोग। ठीक है, जिनके साथ कोई लीक से रिलेटेड, जो लीक, पेपर लीक से रिलेट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, उनको, या एजुकेशन रिफॉर्म से उनको, या एजुकेशन रिफॉर्म से वो रिलेट कर रहे हो अपने आप को कि एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए इंडिया में, पेपर लीक बंद होना चाहिए। तीसरे पक्ष, चौथे वहाँ पे थे पुलिस वाले भाई साहब, दिल्ली पुलिस के। ठीक है। और पाँचवें वहाँ पे जो मेन थे वो थे आपको अम, बहुत सारे यूट्यूबर, पत्रकार कह लो, यूट्यूबर। और यूट्यूबर भी देखो, मैं जब जर्नलिस्ट का बात कर रहा हूँ या मीडिया वाले का बात कर रहा हूँ, इसको मैं 3 ग्रुप में बांटता हूँ। पहला तो होता है कि एक एक तो वो मीडिया है जो जो गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट के फेवर में होती है, जो कि आप लोग देखते ही हो आज के टाइम में, वो स्टूडियो से बैठ के ही बस अपना एजेंडा चलाते हैं, या तो फेवर में या अनफेवर में। ठीक है जी। दूसरे थे
जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो हैं, जो आजकल के बहुत सारे फेमस यूट्यूबर हैं। और तीसरे थे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर जो वहाँ पे उपस्थित थे, जिनको भी उनको भी एक टाइम मिल गया था बहुत सारे लोगों से उनके राय लेने का, पहुँचे हुए थे बहुत सारी संख्या में। इनके अलावा वहाँ पे कई एनजीओ वाले थे जो, और या एनजीओ वाले थे या सोशल, ये समझ लो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन वाले थे जो प्रोटेस्ट में लोगों का हेल्प कर रहे थे जेन्युइन तरीके से। उनका खाना, उनका पानी का देखभाल, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ें, इन चीज़ों को पहुंचाना, ये था। इसके अलावा इनको फेमस फेसेस भी काफ़ी कवर कर रहे थे। जिस दिन मैं गया था उस दिन प्रकाश राज, शबाना आज़मी, इसके बाद बहुत सारे एमपी आए हुए थे जो समाजवादी पार्टी के भी थे, और कई अलग अपोजिशन पार्टी के। मनीष सिसोदिया मेरे सामने आए हुए थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी, बाद में पूनम पांडे सब भी आई हुई थी, ठीक है। इसके अलावा तो अपोजिशन लीडर एक हो गया। इसके अलावा जो वहाँ पे एक ग्रुप था जो ऑर्गेनिक यंग पीपल थे, और उसके पेरेंट्स थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सीजेपी के अपने लोग थे ही वहाँ पे। इसके अलावा पुलिस मैन थे ही। सबसे बड़ा वहाँ पे एक जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो वो मेन आदमी थे, वो थे उस ग्रुप में। मैंने ऐसा फील किया जब जब देखो, जब कोई भी क्राउड इकट्ठा होता है, और वहाँ पे ये भी एक चीज़ मैं बता दूँ कि सेक्शन 144 इम्पोज हो रखा था, जो कि बाद में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 163 साइड होता है, 163 होता है, या एग्जैक्ट वही मैंने अनाउंसमेंट में सुना हुआ था। जो 144 है धारा, वो बाद में भारतीय न्याय संहिता का 163 हो गया है, जिसमें बेसिकली आप एक जगह आप इलीगल वो होता है उस टाइम में, जब वो इम्पोज होता है उस एरिया में, तो वहाँ आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, कोई इस तरह का इसके अगेंस्ट में होता है। तो वहाँ पे एक जो सबसे मेन वीडियो बनाने का मेरा आज वो है मकसद है कि वहाँ पे बहुत एक ग्रुप ऐसा था, एक छोटा सा ग्रुप जो लंपन एलिमेंट्स था। लंपन एलिमेंट्स बोले तो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनको इस मूवमेंट के मूल 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 सिद्धांत, मूल विचारधारा, मूल उद्देश्य कोई लेना देना नहीं था। वो बस, मैंने ऐसा फील किया कि वो बस उस मौके पे आए हुए थे कि यहाँ किसी तरह से, एक तरह से इनको देखें, समझें, और जहाँ जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ इनको अपना शरारत दिखाएं, बदमाशी करें, ताकि ये मूवमेंट डिरेल हो जाए। और पुलिस लोग कहते हैं भाई सपोर्ट नहीं करता, ये ऐसा। मैंने ऐसा किसी भी एंगल से नहीं देखा कि पुलिस वाले ने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। बहुत ही, जब तक मैं रहा 5, 7, 8 घंटे, उनको पूरा सपोर्ट करते हुए देखा, एक एक आदमी को। वो किसी को इन्होंने ना, मेरे सामने में ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि पानी को नहीं आने दे रहे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। सबको इन्होंने प्रॉपर स्कैनिंग करके प्रॉपर कोऑपरेट कर रहे थे, सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है। और पुलिस वाले इसीलिए होते हैं कि जब आप एक क्राउड को गैदर करते हो तो वहाँ अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इन लंपन एलिमेंट्स को भी बचाने के लिए, वो इसी चीज़ों को करने के लिए वहाँ पे रहते हैं कि अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए जिसको वो रोकें, इसके लिए वो रहते हैं। तो वो अंदर भी थे कुछ लोग। अब स्कैन करके लोग चले जाते हैं, माइंड का कुछ थोड़ी ना ऐसा है जो स्कैन करके वो समझ जाएंगे और समझ जाएंगे कि इसका क्या है। अंदर जाके अच्छा बुरा जो भी बोल रहा है वो अंदर में लोगों को पता चल रहा है, या बाहर है तो लोगों को पता चल रहा है। लेकिन
माइंड को कोई ऐसा कुछ ऐसा चीज़ है नहीं जब तक स्कैन हो गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बॉडी को स्कैन करके अंदर भेज सकते हो जिसमें कुछ ऐसा आपको ना मिले, बाकी माइंड को तो इसके स्कैन कर नहीं सकते हो। तो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल देखा जो लंपन एलिमेंट्स थे। इसका मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ फेमस, इस प्रोटेस्ट को कुछ फेमस फेस कवर कर रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, जो फिजिकली अपीयर हुए। उसमें थे शबाना आज़मी, जो मेरे टाइम में शाम के लगभग 5-6 बजे आई थी। प्रकाश राज भी उससे कुछ टाइम बाद आए, 10-15 मिनट बाद। कुणाल कामरा शायद एक दिन पहले आया हुआ था, जिस कंट्रोवर्शियल उसने स्टेटमेंट भी दिया। स्वरा भास्कर आई हुई थी। मेरे सामने अरुंधति रॉय आई हुई थी, जिसका द गॉड ऑफ स्मेल थिंक करके है एक फेमस उसका उपन्यास, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करके है। और भी उसने कई अच्छे, द मिनिस्ट्री ऑफ द मोस्ट, वो कुछ बहुत सारी उसने वो नॉवेल लिखी हुई है। बट ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत फेमस उनका नॉवेल है, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। मेरा कंसर्न ये है, नसरुद्दीन शाह, उनको ऑफलाइन बहुत सारे और ऐसे भी थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें नसरुद्दीन शाह थे, सोनाक्षी सिन्हा, बहुत सारी ऐसे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। एक्टर्स, वेटरन एक्टर्स सब थे। मेरा ये कंसर्न था सीजेपी पार्टी से ये है कि जब आप इतने बड़े मूवमेंट कर रहे हो, तो जैसा आपने ये कहा था कि कोई भी, आपने ये एक बहुत क्लियर स्टैंड कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे सपोर्ट के लिए आएगा तो एजेंडा नहीं चलाएगा, अपना एजेंडा लेके नहीं आएगा यहाँ पे, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स के मूवमेंट को सपोर्ट करने आएगा, अपना झंडा बैनर लेके नहीं आएगा पार्टी का। तो ये उन लोगों के लिए आपको प्रतिबंध क्यों नहीं था जो इस स्टेज पे आए थे, और आप उनको जानते हो कि वो पहले से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर या कंट्रोवर्शियल चीज़ों में हैं, फंसे हुए हैं। जैसे अरुंधति रॉय का जैसे आप ले लो नसरुद्दीन शाह साहब का, ये पहले से ही कई कई मुद्दों पे प्रखर, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रखर होके शार्प क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। कंट्रोवर्स कई बार उनका अनुपम खेर वाला कंट्रोवर्सी हुआ है, जिस पे अनुपम खेर को इन्होंने जोकर कहा हुआ था, अनुपम खेर को इन्होंने मनोरोगी कहा हुआ था। इसके बाद इनका एक उर्दू इवेंट था वहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में, उसमें भी एक इनका मैटर हुआ था है। इसके बाद बॉलीवुड स्टेडियोग्राफी, एक इन्होंने एक लिटरेसी प्रोग्राम हुआ था वहाँ, बॉलीवुड का ही एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे भी इन्होंने एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड कुछ एक उन्होंने ये इस टाइप का बोला था कि जो माइनॉरिटीज़ है उसमें माइनॉरिटी सेलिब्रिटी जो है उनके लिए इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया हुआ था बॉलीवुड स्टेडियोग्राफी का, ठीक है। तो और फिर दिल्ली स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, और बीच बीच पे वो कई सारे ऐसे चीज़ देते रहे हैं जो गवर्नमेंट को शार्प क्रिटिसाइज करते हैं। प्रकाश राज साहब, ये भी एक नॉर्मल जो एक्टर है वो ठीक है, उनका देखो हर इंसान का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। प्रकाश राज साहब बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनेमा मूवी उन्होंने, एक अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने किया हुआ है। लेकिन अगर अगर आपका सामाजिक उसमें गलत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, उसी समय में समाज के अगेंस्ट में आप कुछ ऐसा आप चूँकि आप समाज के अगेंस्ट फेवर में कुछ अच्छा करके बड़े सेलिब्रिटी, बड़े चेहरे बन जाते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग हो जाता है। और उस फ़ैन फॉलोइंग में अगर आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हो जिससे उसी समाज को फिर से बहुत बड़ा धक्का लगता है। इन्होंने केरला लिटरेचर में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रामायण पे, राम और लक्ष्मण पे इन्होंने जो है सो बयान दिया हुआ था 2020 में, ठीक है। तो ये इनका बहुत बड़ा एक वो हो रखा था उस टाइम में। इसके बाद इनका कई स्टेट में वोटर आईडी का एक कंसर्न था इनका, जो कि इन्होंने तेलंगाना में, इसके बाद
तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, इनमें 3-4 स्टेट में इनका वोटर आईडी का कंसर्न है। जबकि इंडिया में है कि पूरा भारतवर्ष में आप कहीं भी एक एकल नागरिक, एकल और सिंगल सिटीजनशिप का वो चलता है भारत में, एकल नागरिकता संहिता। तब कहीं भी अक्रॉस द इंडिया आप कहीं एक जगह के नागरिक हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट के नहीं हो सकते। तो वहाँ का ये था इनका। फिर इन्होंने समय समय पर सनातन धर्म का कई विरोधी ये स्टेटमेंट भी देते रहते हैं। ये भी नसीरुद्दीन शाह के जैसे राइट विंग के सपोर्टर हैं, और काफ़ी मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी शार्प क्रिटिक्स ये भी करते हैं। ठीक है, इनका आइडियोलॉजी काफ़ी प्रखर रहता है। कई बार इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्ड यूज़ किए हुए हैं। गौरी लंकेश का एक मैटर था वहाँ पे साउथ का, वो भी इस केस में इन्होंने अपना वो काफ़ी आइडिया इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ था। सोशल इश्यूज़ पे इनका रहता है। ऐसे लोग तो ये भी तो नॉर्मल, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत इन्होंने जो मतलब था कंट्रोवर्शियल पीपल, इनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुणाल कामरा साहब का तो आपने स्टेटमेंट उस दिन देख ही लिया था कि सबसे उनका उसी दिन। अब कुणाल कामरा साहब नॉर्मल इंसान तो है नहीं, इन्होंने एक कहने के लिए तो कॉमेडियन हैं, लेकिन इन्होंने कई उसी दिन उसी स्टेज पे उन्होंने क्या किया, जो मोदी के लिए उन्होंने कहा कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो इनका भी भगवान राम के लिए कई स्टेटमेंट पहले भी इन्होंने दे रखा है। भगवान को ये कितना वो करते हैं, वो तो पहले ही से वो है। इसका एक 2020 में इंडिगो फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी के साथ मैटर हुआ था, जिसमें फ्लाइट में ही उसने वीडियो बनाना चालू कर दिया था कि भाई किसी के प्राइवेसी कितना भी ख़राब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आप किसी के प्राइवेसी में, वो फ्लाइट में जाना एक प्राइवेसी का ही कंसर्न है, आप वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हो, उससे आप वो भी बहुत काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम में। आज से मेरे पास भी उस टाइम वीडियो आया था कहीं का, मैंने देखा था, बट बाद में डिलीट हो गया कहीं से। तो वो था अर्नब गोस्वामी का, उसका मैटर था। इस पर बीजेपी पे भी कई बार इसने जो है सो शार्प उसने वो किया है, कंट्रोल शार्प जो है सो इसने क्रिटिक्स किया है कई बार। मोदी का एक बार इसने क्या किया था कि रामायणा पे इसने उस पर किया था। इस बार मोदी वाला एक इनका मैटर हुआ था, जिसमें एक बच्चों का वीडियो को मॉर्फ करके महंगाई मार जाता है इस टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था मॉर्फ वीडियो। इसमें ओला इलेक्ट्रिक कार जो भावेश अग्रवाल वाला मैटर था। तो ये मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, बोलते रहता है। और ये इसका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 4-5 बंदे मिलके करते रहते हैं। हालांकि इसका वीडियो मैं देखता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें भी देखता हूँ ये काफ़ी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो थॉट रखने वाले आदमी हैं, और ऐसे ऐसे बंदों को वहाँ पे लाता है जो कुछ अटपटा कर रहा है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहा है इस टाइम में, उसको पकड़ पकड़ के लाता है, और वहाँ पे वो फिर उस चीज़ पे अपना टॉपिक्स पे क्रिटिक्स दिखाता है। इस सार्केजम वे में जो भी करता है वो करता है। ठीक है, अरुंधति रॉय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, कुणाल कामरा साहब के बारे में बता ही दिया था। ठीक है जी, तो स्वरा भास्कर का आप जानते ही हो, वो भी पहले कई कंट्रोवर्शियल उन्होंने दे रखा है। तो जब आप ऐसे नसरुद्दीन शाह साहब, तो ऐसे बंदों को आप जब आप लाओगे फील्ड पे, तो आपको जैसे आपको मेक श्योर किया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा नहीं चलाएगा, तो आपको ये भी करना चाहिए था कि आप ऐसे बेदाग छवि वाले लोगों को अपना मंच देंगे, अपना प्लेटफॉर्म देंगे, जो जहाँ से एक, क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो हर जगह समाज में एक जो है ना, सीधा सीधा मैसेज जाता है। तो आपको ऐसे बंदों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए जो जो जिसका जिसका काफ़ी ज़्यादा, अगर नहीं भी है या मोटा मोटी ठीक ठाक है, इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए और समाज में पॉजिटिव मैसेज जाए, जिससे कि आपका जो ये प्रोटेस्ट है, इसको एक मूवमेंट है, इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। देखो जब इस तरह का कुछ गैदरिंग होता है, तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग गैदर होते हैं, इसको बात को आपको मानना पड़ेगा। मान लो आप 97 या 98 99% अच्छे लोग हैं, तो 1% या 2% खराब लोग भी पहुँच जाते हैं, गलत मानसिकता के लोग पहुँच जाते हैं।
तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना चाहिए था कि इस तरह के लोग वहाँ ना पहुँचे या उस स्टेज का को कैसीफाई ना करे, उस स्टेज को ना भुनाए, उस स्टेज का फ़ायदा ना ले, जो जिससे कि आपका मूवमेंट फेल हो जाए। कंसर्न जेन्युइन था, कंसर्न जेन्युइन था, कंसर्न था एजुकेशन रिफॉर्म, पेपर लीक ना हो। पेपर लीक के कई, वैसे तो कुछ मेरे पास ऐसा आंकड़ा नहीं है, जो मैंने पढ़ा हुआ था 70-80 मामले हो रखे हैं। पेपर लीक ऐसा नहीं है कि 2014 14 के 14 से 14 के बाद ही हुआ है, 14 से पहले भी हुआ है कि पेपर लीक। 14 से पहले कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। 14 के बाद थोड़ा सा उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया है, मल्टीपल हर साल कुछ ना कुछ पेपर लीक हो जाता है, तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो कोई मूवमेंट का क्या होता है, अचानक मूवमेंट का, अब कोई चीज़ 1 साल 2 साल 4 साल हो के डिस्टेंस पे होता है, कोई अगर रेगुलर कोई घटना बार बार घटे तो लोगों के जेहन में बैठ जाता है और लोग जल्दी फिर उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, करने लगते हैं। वो भी बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें हाथों हाथ इस बात ने तुल पकड़ लिया। और आप जानते ही हो सीजेपी का कैसे उदय हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे सूर्यकांत जी, उनका एक ऐसे ही एक जजमेंट दे रहे थे मई में 2026 में। तो उन्होंने एक जजमेंट ऐसे ही दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोल दिया कि यूथ जो है सो पैरासाइट्स है, कॉकरोचेज हैं, इस टाइप का। और ये अभिजीत दीप के वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। अब ये यूएस में बैठा हुआ था, इसने बस हाथों हाथ इसको एक सोशल मीडिया, बस एक उन्होंने डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे कि अगर क्या हो अगर सारे कॉकरोचेज एक साथ आ जाए। हाँ, और वो देखते देखते कुछ ही दिनों में 19-20 मिलियन फॉलोवर, सबसे बड़े इंस्टाग्राम पे जो है जो एंटिटीज़ बन गया एक तरह से, बहुत बड़े पॉलिटिकल जो है ना, एक तरह से सटायर वे में उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, और फिर उस कॉकरोच जनता पार्टी का अगर आप देखोगे लोग जुड़ते चले गए, और वो कब ऑनलाइन से ऑन ग्राउंड हो गया। फिर देखते देखते कई बार इनका गवर्नमेंट के साथ स्टेप डाउन हुआ गवर्नमेंट का इनका, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट को इन्होंने इनका वेबसाइट हैक हुआ। इसके बाद इनके सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम थे, इन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि हैक हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा जो भी, तो वो भी हुआ। इसके बाद ये ग्राउंड पे उतर गए। फिर जब यूएस से यहाँ आए तो फिर ये कब ऑनलाइन प्लेट मूवमेंट ऑन ग्राउंड हो गया, जंतर मंतर पे 1 महीना पहले से, 1 से महीना से चल ही रहा है। तो कहने का ये मतलब था कि आप जब यहाँ पे आए तो आपको इंश्योर करना चाहिए था। फिर इनके साथ जैसे ही ये आए तो इनके साथ जुड़ गया वो 3-4 लड़का था। एक एक वो है विजेता दहिया करके है, जो पहले ध्रुव राठी का वो बनाता था। पहले वो भी पढ़ा लिखा लड़का है, ध्रुव राठी का वीडियो बनाता था, ध्रुव राठी के लिए कंटेंट क्रिएटर काम करता था वो। कुछ वो है, इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर उसने जॉब भी करी हुई है। इसके बाद एक वो था सौरभ दास करके, वो भी पढ़ा लिखा लड़का है, दिल्ली में ही पढ़ा है उसने, लीगल वीगल का पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और उसमें जुड़ गया था, वो उसका मैं नाम रिकॉल, क्या नाम था उसका, कुछ तो नाम था, हाँ आशुतोष रंका, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, आईआईटीएन है वो। तो ऐसे इन लोगों का 3-4 यहाँ यूएस से इंडिया लैंड करने से पहले इसने एक कॉकरोच जनता पार्टी का एक स्पोक पर्सन का बना दिया था इसने 3-4 आदमी का। इसमें आशुतोष रंगा था, ये विजेता दहिया और सौरभ था, सौरभ दास। अब इनके मूवमेंट में यहाँ पे जैसे आया तो इन्होंने मूवमेंट चालू किया, तो कुछ टाइम के लिए चारों मिलके फिर बहुत सारे इन्होंने जगह जगह फिर इनके साथ कारवां जुड़ता चला गया, इनके साथ आ गए वहाँ से, लेह से, लद्दाख से वो सोनम वांगचुक साहब। और चूँकि सोनम वांगचुक साहब के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि एक बड़े फेस हैं ये, एजुकेटर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वहाँ पे। जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने एक आइस स्तूपा बनाया हुआ है। अच्छा
सोनम वांगचुक साहब के बारे में मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये क्यों फेमस हैं सोनम वांगचुक साहब। इन्होंने सोनम वांगचुक साहब की 1966 में इनका बॉर्न हुआ था। उस टाइम में कश्मीर पड़ता था उनका जो एरिया था, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट अभी का लेह का लद्दाख समझ लो, लद्दाख। इन्होंने एनआईटी से बीटेक किया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया तो इन्होंने 1988 में सेकमॉल करके इन्होंने SECMOL स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल। इन्होंने ये एक एजुकेशन रिफॉर्म था कि उस टाइम में लद्दाख का जो है लिटरेसी रेट 1988 में 30% के आसपास था, 30-31 के आसपास। उस लिटरेसी रेट को हाई बढ़ाने के लिए, वो भी उसमें भी मेल लिटरेसी रेट ही था ज़्यादा, फीमेल बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी वहाँ पे 1988 में। ड्यू टू ये नहीं कि ड्यू टू लैकनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे पढ़ नहीं पाते थे लोग, काफ़ी ऑब्स्टिकल होती थी उनके वहाँ पे, जोग्राफिकल ऑब्स्टिकल काफ़ी दिक्कत था वहाँ पे। जानते हो लद्दाख को, बर्फ़ वाला एरिया है, बहुत पढ़ाई लिखाई का उस तरह का वहाँ पे नहीं था। एक जगह उतने स्कूल उस तरह के 1988 में उतना डेवलप नहीं था लद्दाख। तो इन्होंने सैकमॉल, सारे लद्दाखी युवा ने मिलके एक वो सैकमॉल रखा था, ये संस्था, इसमें इनका नाम सबसे ऊपर था, ठीक है। जो कि एक बाद में एक इन्होंने इनोवेशन किया, अभी वो इको फ्रेंडली इंस्टीट्यूट बन गया है, जहाँ पे सोलर वोलर कंप्लीट सोलर से चलता है। उस टाइम जैसे ठंडी के टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, और गर्मी के टाइम में जो टेम्परेचर होता है उसको, तो उस टेम्परेचर को जो 35 डिग्री टेम्परेचर होता है उसको सोलर के थ्रू से कंजर्व करके खींच के वो स्टोर करते हैं और उसको बाद में यूटिलाइज़ करते हैं। तो इको फ्रेंडली वाला है ये इंस्टीट्यूट। तो अभी काफ़ी उस टाइम फेमस हुआ, और इसने फिर एक ऑपरेशन न्यू होप करके 1996 में, 8 साल बाद, ये सैकमॉल के तत्वाधान में ही, सैकमॉल के इनिशिएटिव में ही इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया लद्दाख के लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे उनके साथ जुड़े इंस्टीट्यूट के साथ। और फिर इसका रिज़ल्ट ये हुआ, पॉजिटिव रिज़ल्ट ये हुआ कि लिटरेसी रेट 62% हो गया 1996 में। और अभी का लिटरेसी रेट तो खैर बहुत अच्छा है वहाँ पे, 97-98% के आसपास लद्दाख के पीपल के का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो और इनका एक और अचीवमेंट है, सैकमॉल के अलावा इन्होंने आइस स्तूपा बनाया हुआ था। आइस स्तूपा क्या है, तो लद्दाख में बर्फ़ के टाइम में वहाँ पे सर्दी के टाइम में, स्प्रिंग सीजन में बर्फ़ जम जाती है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, सर्दी के टाइम में सारे बर्फ़ को एक जगह स्टोर करके एक स्तूप, जो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाया जाता, स्तूपा, उस स्तूपा को, बर्फ़ को ऐसे करके पिरामिड उसमें शेप में इकट्ठा कर देते थे। और इसको जब समर सीजन में, जब वो गर्मी के सीज़न में जब आती थी, वैसे क्या होता था, कोल्ड के सीज़न में बर्फ़ जम गया, और जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हुआ, वो बर्फ़ पिघल के नदी नाले के थ्रू से चला जाता था नीचे। तो उससे क्या होता था कि कोल्ड के टाइम में वहाँ पे कुछ लद्दाख में आप वो नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, और समर के सीज़न में इनको पानी नहीं मिलता था उस टाइम में, उस एग्रीकल्चर के लिए। तो उसको इन्होंने क्या किया, स्टोर कर लिया स्तूपा के तौर पे, और उसको चैनलाइज़ किया समर के सीज़न में उसके हार्वेस्टिंग के लिए। और बाद में एक वहाँ पे लद्दाख में वाटर क्राइसिस भी हुआ था उस टाइम में, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए सहूलियत मिली इस चीज़ से, तो ये काफ़ी फेमस हुआ। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया नहीं था, एक डिस्क्लेमर है, लोग कहते हैं आइस स्तूपा बनाए। आइस स्तूपा का कॉन्सेप्ट जो है, पहले 1988 में
किसी और को जाता है जो कि पद्मश्री अवार्डी थे। उनका नाम था चेमोंग नॉरफेल, ठीक है। ये थे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के लिए डिजाइंड, ये पद्मश्री अवार्डी थे चेमोंग नॉरफेल। ये इनका अपना वर्जन था आइस स्तूपा बनाने का, ठीक है। इनको पद्मश्री दिया गया था इस चीज़ के लिए। तो इनसे ये इंस्पायर्ड थे, इन्होंने बनाया नहीं था, ठीक है। इंस्पायर होकर इन्होंने वो किया था। ऐसा था कि ये पहले बार इन्होंने खोज किया था। इन्वायरमेंट के इसमें बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं, ऐसा नो डाउट। एजुकेशन के में तो आपको बता ही दिया है कि काफ़ी अच्छा लद्दाख में इन्होंने किया। आए दिन उन्होंने इन्वायरमेंट में काफ़ी ये सोलर सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन, इसके बाद पर्यावरण को कैसे हरा भरा रखना है वहाँ पे, इससे पे इन्होंने बहुत सारे काम किए। ग्लेशियर ना पिघले इसके लिए काफ़ी जागरूक करते रहते हैं चीज़ों को वहाँ पे। इसके अलावा इनका एक योगदान वहाँ पे ये था कि हाँ, तो इन्होंने इन सब चीज़ों के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। अचीवमेंट इनके ये थे कि इनको 15 से ऊपर अवार्ड मिले पूरा अक्रॉस इंडिया और ग्लोब। इसमें इनको एक ये था कि रेमन मैगसेसे अवार्ड इनको 2018 में मिला था, अशोका फेलोशिप अवार्ड मिला था, रियल हीरो अवार्ड 2008 में मिला था, रोलेक्स अवार्ड मिला था फॉर इंटरप्राइजेज। फिर इसके बाद फ्रेड फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड मिला था 2016 में फॉरेन में इनको। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए इनको 2017 में अवार्ड मिला था कुल मिला के। इसके बाद एमिनिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ हिमालयन रीजन इनको आईआईटी मंडी से मिला था 2018 में। ऐसे तो ये तो फेमस 7-8 हैं। इसके अलावा टोटल 15 अवार्ड्स इनको मिले हुए थे, नेशनल और इंटरनेशनल। ये तो नो डाउट बहुत ही फेमस वहाँ के फेस हैं ही। पॉलिटिक्स में भी आए, इसके बाद बीच बीच में ये कंसर्न उठाते रहे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से वो करके रिमूव करके। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, जब अभी आर्टिकल 360 वहाँ पे लॉन्च वो हुआ था, वहाँ पे हटाया गया था, रिवोक किया गया था। तो सबको यूनियन टेरी जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था। तो ये इस बीच में 2025 में यूनियन टेरिटरी से इसको मतलब कंप्लीट स्टेट का वो देने के लिए, कंप्लीट स्टेटहुड का रिकग्निशन के लिए इन्होंने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए इस बीच में लद्दाख में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसमें इनको टाडा वाडा भी लग गया था, यूएपीए या टाडा कुछ लगा था इनको, गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, उनको प्राइज़ दिया था, एक तरह से ये कह लो। तो हर इंसान का प्रोज एंड कॉन्स होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब होता है। अभी अभी इनका फेमस ये चेहरा थे क्योंकि ऑलरेडी ये फेमस आदमी हैं। और ये इन पे एक और इनका कंट्रोवर्सी है कि 3 इडियट्स इन पे इनसे प्रेरित था, लेकिन इन्होंने भी एक केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के शो में इन्होंने क्लियर किया हुआ था कि इनसे इंस्पायर्ड नहीं है ये मूवी। और अभी अभी आमिर खान ने भी बताया कि इनसे इंस्पायर्ड नहीं है। बहरहाल ये इनका अपना मसला है, ठीक है। इसके बाद इनके बहुत सारे अचीवमेंट और इससे काफ़ी फेमस थे। और जब सीजेपी को ये ऐसे बंदे का प्लेटफॉर्म मिला तो ये और फेमस होने वाला था। फिर ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हो, पब्लिक मूवमेंट, मास मूवमेंट चला रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके अचीवमेंट, सक्सेस के बारे में सोचने से पहले इस बात के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर ये सामाजिक आंदोलन है तो ये गलत रूप धारण ना कर ले, वहाँ गलत रूप लोग ना चला जाए। इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना होगा। कोई सोशल एलिमेंट्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स ना पहुँच जाए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने ऐसा फील किया कि बहुत, चाहे 1% या 0.1% या 2%, 1% मान लो सोशल एलिमेंट्स थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिनसे मैं बात करके हैरान रह गया। क्योंकि मैंने एक दो ऐसे ही
चीज़ें वहाँ पे देखा। जो मीडिया वाले थे जो जा रहे थे, उनको वो लोग बैक ऑफ द स्टेज, जो पीछे से जंतर मंतर का रास्ता है, वहाँ पे इन्होंने, जिसको ये लोग अभी आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको ये लोग गोदी मीडिया का नाम दिए हुए हैं, उनको ये लोग अंदर में मूव नहीं करने दे रहे थे। एक इन्होंने बना के रखा हुआ था ऐसा ग्रुप, जो उनको हुटिंग करके, हुटिंग में सबसे आगे ये लोग आगे रहते थे। जो भी मीडिया इस तरह का जाता था, बस ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट का, ये मैंने नोटिस किया कि इनका बस इस चीज़ पे शांति रहते थे, देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते थे। और ये देखते थे जहाँ पे भी गवर्नमेंट के फेवर में कुछ मीडिया बोल रहा है या कुछ इस तरह का बात हो रहा है, वहाँ पे हुटिंग चालू करना करते थे वो, गोदी मीडिया है या कुछ का नारा। ठीक है, इसके बाद कोई भी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि जो वहाँ पे यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर पहुँचा हुआ था, वो उसके उसके माइक पे, उसके चैनल पे अगर युवा, अरे प्रोटेस्टर उतना समझते नहीं, वो जब चाहते हैं प्रोटेस्ट में, तो अपनी व्यथा, अगर उनका एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म को लेके पेपर लीक करके रहता, तो वो उनको कहाँ उतना उस तरह का ज्ञान है कि यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी पहुँच सकते हैं। वो जो भी होता है मन में बोल देते हैं। मैंने भी इवन गवर्नमेंट में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने भी बोला है। मैंने भी वहाँ पे सपोर्ट किया, मैं साइड से देखा, मैं ठीक है, अगर मैं वहाँ पे गया एक दिन के लिए भी, तो देखने गया था, ठीक है, सपोर्ट में गया था। तो उस चीज़ को ये लोग चैनलाइज कर लेते हैं, ये लोग चलो इस चीज़ को का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों, अगर गवर्नमेंट के फेवर में आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप बोल रहे हो, या मान लो, तो आप तो जेन्युइन कंसर्न के लिए, आप चूँकि आपने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, आपको आपको और आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको बोलने का फंडामेंटल राइट्स है, अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो है आपको फंडामेंटल राइट्स, जो आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, हाँ, बेसिक डिग्निटी का राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आपको है, ये अलग अलग सेक्शन में, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपको होता है आर्टिकल 19(1) के अंदर, ठीक है, जब आप आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक पर हो गए, तो ये सारा फंडामेंटल राइट्स है। ये एक बहुत अच्छा, मैं यूपीएससी में बुक्स पढ़ता था उसका, पीएम बख्शी का तथा द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीएम बख्शी करके थे उनका था। अब तो मैं थोड़ा नोट्स वोट्स बना के रखा हुआ हूँ, तो पढ़ाई से लिंक हट गया। तो ये चीज़ उसमें है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जब आप बोलते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्रीडम राइट जो है ना, आपका ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब उसके तहत जब आप अपने अभिव्यक्ति, अपने ओपिनियन, अपना स्पीच लिख कर, बोल कर या आर्ट के फॉर्म में रखते हो, जो आपकी इर्द गिर्द घटना घटता है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि ये इस आर्टिकल का वो वायलेट ना करे किसी भी तरह से, या कुछ ऐसा इस रिस्ट्रिक्टिव बात ना हो जाए जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करे। अच्छा, इसका अगला राइट आर्टिकल 19(1)(2), 19(2) या 19(2), हाँ 19(2) जो है, ये गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन करने का, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का वो देती है, राइट्स देती है। जिसमें कुछ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कुछ इस तरह का आप जो है ना, सामाजिक आर्थिक जो नुकसान पहुंचा दे, इस तरह का आप बात कर रहे हो, तो वो भी उनको राइट देती है। तो इस चीज़ को भी आपको मेक श्योर करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हो, और जब वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिला, माइक मिला, तो आप बोलते हो। जनता उतना नहीं देखती है, उनको प्रॉब्लम था तो वो बोले। लेकिन बोलते टाइम मैंने नोटिस किया, जब वो लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो ये उन लोगों को काफ़ी प्रेज कर रहे थे, हैंड शेकिंग कर रहे थे, भाई आपने बहुत सही बताया, आपको आपके रूह बहुत पाक है, ये है वो है।
तो मुझे तो हंसी आ रही थी, ऐसे ऐसे वर्ड हैंड शेकिंग कर रहे थे, रूह पाक है, ये है। तो नेक्स्ट आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चाहे उसमें कोई भी हो, मैं कम्युनिटी का या कुछ इस तरह का वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नाम वाम नहीं, कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है, माइंड सेट किसी का भी ख़राब हो सकता है। अच्छा, या अच्छा आप बोल रहे हो, आपने ये अच्छा किया गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, आप नॉलेज है आपको, ये है, जो भी बोल रहा, दोनों भी कुछ ही बोला। और वही आदमी इसके अगले 2 दिन के बाद, शायद 2 दिन या अगले 20 या 21 को जो हुआ था, जहाँ पे ये लोग मानसून सेशन जब स्टार्ट हुआ और वहाँ पे जब ये लोग गए, तो इन्होंने जंतर मंतर से आगे बढ़ने का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया। उस टाइम पे जब, सीधी सी बात है, जब आपके घर में कोई घुसने का कोशिश करेगा तो आप क्या घुसने दोगे? नहीं। बिना बिना बोले बिना पूछे, आपके घर की सुरक्षा है, आपके घर का शांति भंग होगा, शांति जो आपके घर की स्थिरता है वो भंग होगी। आप किसी अनजान आदमी को ऐसे ही ज़बरदस्ती घर गेट तोड़ के घुसने का कोशिश करेगा, तो नहीं तो आप क्या करोगे? आप उसको रोकोगे। और ये तो देश का घर है, देश का संविधान का वो है। तो ये तो सीधी बात है, अगर वही पुलिस आपको सपोर्ट कर रही थी, एक एक आदमी को, आपका पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है, चाहे गवर्नमेंट के अंदर वो बंधी हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रही है। अगर गवर्नमेंट ने उनको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करो, वो हमारे घर में ना घुस सकते हैं, उसमें चलो ठीक है, आपका इंटेंशन सही है, इंटेंशन सही के लिए आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का आपको मौका दिया है, आपको वहाँ पे गांधी के रास्ते पे चल रहे हो, आप सत्याग्रह कर रहे हो, आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन आप किसी के घर में घुसोगे, तो वही बात है कि आप अच्छे हो, आपका आपका जो है कंसर्न अच्छा है कि नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन आपके साथ, आपको पता है, 2 आदमी, अगर आप 200 आदमी के भीड़ में हो तो 2 या 4-5 आदमी ऐसे भी उसमें भीड़ में है जो चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, वो हुआ। इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि अगर 98% अच्छे आदमी थे, तो 2% ने, 98% पे पुलिस वालों ने लाठी अगर बरसाया, टीयर गैस का यूज़ किया, तो उन्होंने देखना 98% लोगों ने कोई भी हाथ नहीं उठाया, कोई भी उसका विरोध नहीं किया, वो वहाँ से हटे। लेकिन 2% इसमें ऐसे बंदे थे जिन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने पुलिस के अगेंस्ट में भी वो करी, पत्थर चलाई, जो भी करी। तो कहने का मतलब है आपको इंश्योर करना पड़ेगा इस चीज़ों को, ठीक है। और इस इस चीज़ का मैं बस यही एनालिसिस, यही आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि आप जो है अपने राइट को समझिए, अपने राइट को उठाइए, लेकिन जब भी आप सोशल गैदरिंग करते हैं तो आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी बात है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप मेक श्योर करेंगे कि कोई भी एंटी एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट इस मूवमेंट को, आपका मूवमेंट कैसा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपका मूवमेंट क्या है, सही है, गलत है, राइट है कि नहीं। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, स्वयं का अवलोकन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। तो ठीक है, फिर आप अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, उठाइए तो सही प्लेटफॉर्म पे अहिंसा का उठाइए। आप अपने पेरेंट्स को कुछ डिमांड्स के लिए वो करते हैं, तो क्या उनसे आप मारपीट शुरू कर देते हैं, राइट करने लगते हैं? शांतिपूर्वक आप चुपचाप आप खाना नहीं खाते हैं, हड़ताल करते हैं, उनसे बोलते नहीं हैं। तो हमारे इलेक्टेड लीडर्स जो हैं हमारे गार्जियन हैं, और गार्जियन को आप इमोशनली मना सकते हो, जो कि गांधी जी का रास्ता है। आप उनको, वो मानेंगे, ऐसा है ही नहीं कि नहीं मानेंगे। और नहीं मान रहे हैं तो आप घर में नहीं घुस सकते किसी के, मानेंगे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन आप गलत चीज़ का रास्ता आप नहीं अपना सकते हैं। हंगर स्ट्राइक का इतिहास आप जानते ही हो, इरोम शर्मिला ने 16 साल हंगर स्ट्राइक किया हुआ था असम के साइड में। हंगर स्ट्राइक का बहुत सारा इतिहास है, जिसमें बहुत सारे आदमी सफल भी हुए, नहीं भी हुए, अन्ना आंदोलन हुआ। इसके बाद गंगा बचाओ के लिए डॉक्टर GD अग्रवाल, बहुत सारे ऐसे हुए हैं।
लेकिन आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ का समाधान जो है ना हुड़दंग ये सब नहीं है, उसको मेक श्योर करना पड़ेगा। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था, क्योंकि मैं इसके बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फ़ील हुआ, मैं अपने लाइफ में पहला एक्सपीरियंस लिया था वहाँ जाके। एक दिन के लिए गया था, देखने के लिए क्या, बस मैं ये जान वहाँ देखने के लिए गया था कि आखिर क्या होता है, क्या लोगों के विचार होते हैं, किस चीज़ के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इनका मांग क्या होता है, और से आगे पक्ष क्या होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को आप शांतिपूर्वक रखेंगे, चीज़ों को रखेंगे तो हमेशा गवर्नमेंट आपको सुनेगी, आपको करेगी, या उसका आपको रिजल्ट मिला, आप गवर्नमेंट आपको सुनेगी। ठीक है, सुनेगी, ऐसा है, मैं ऐसा अभी भी मानता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।